Good morning. We had started talking about the adjustments related to closing stock. The first one we had discussed was कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे दिया गया तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है और इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा और वो जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट के असेट साइड में. Whereas if I've been provided the trial balance something like this, purchases 19,25,000, opening stock 8 lakh, and then in additional information along with the question I've also been provided with the additional information wherein I've been provided closing stock was valued at cost rupees 2,60,000 and market price, in fact net realizable value of rupees 4 lakh. राइट. सबसे पहली बात, द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट प्राइस या एनआरवी से कम होगी तो वो कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा. अगर मार्केट प्राइस या एनआरवी किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो आपको उसे मार्केट प्राइस या एनआरवी पे वैल्यू करना है. क्यों? Because we are following the concept of conservatism. What is that concept of conservatism? It says that whenever you are having the anticipated expenses or anticipated losses, you should recognize those immediately. का मतलब क्या कि अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है आपके पास मान लो 50,000 रुपए का, राइट, उसकी मार्केट प्राइस है 70,000 रुपए, तो 50,000 के प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में 70,000 रुपए, मतलब आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है या नहीं. पर ये प्रॉफिट कब होगा? जब आप गुड्स बेचोगे तब. जब तक आप गुड्स बेचते नहीं हो तब तक इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट. तो ये अगर आप रिकॉग्नाइज करने जाते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एंटीसिपेटेड इनकम. उसे आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है. इसीलिए उस समय पे हम लोग गुड्स कितने पे वैल्यू करेंगे? 50,000 रुपए. पर वही 50,000 के गुड्स अगर उसकी मार्केट प्राइस 40,000 रुपए हो गई, क्यों? तो मार्केट, अब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ दैट मास्क. जब कोविड आया था तब मास्क की कीमत अचानक से बढ़ने लग गई थी. अब रिटेलर्स ने हाई प्राइस पे भी मास्क खरीद लिए. अब उन्होंने मार्केट में मास्क खरीद लिए, मान लो 50 रुपए पर यूनिट से 1000 मास्क खरीद लिए, 50,000 रुपए के मास्क खरीद लिए. अब मार्केट में मास्क की डिमांड हो गई कम, कोविड चला गया. अब वही मास्क मार्केट में 40,000 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेंगे, ऐसा हमको लग रहा है. बिकेंगे या नहीं पता नहीं, पर 40,000 रुपए से ज्यादा में तो नहीं बिकेंगे, तो मार्केट प्राइस टूट गई. दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस और नॉट, कि जब कभी भी ये मास्क बिकेंगे तब हमें सिर्फ 40,000 रुपए ही रियलाइज होंगे. तो इन सच केस वी शुड बी डूइंग द वैल्यूएशन एट मार्केट प्राइस और एनआरवी एंड नॉट at cost. Did you people understand? Just write on the top of the page the closing inventory. The closing inventory
is always valued at cost or NRV, whichever is less. Whichever is less. तो अगर आप कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हो तो एनआरवी को इग्नोर करना है, अगर आप एनआरवी पे वैल्यू कर रहे हो तो कॉस्ट को इग्नोर करना है फॉर द गिवन प्रोडक्ट्स. इज द पॉइंट राइट? नाउ so how will this be appearing in our financial statements? Let's try to focus upon that. Let's try to observe that. When I am preparing my financial statements, अब क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है ये आपको एडजस्टमेंट के तौर पे दिया गया है, करेक्ट? और ये है मान लो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दिस आई हैव प्रिपेयर्ड एज अ काइंड ऑफ बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मेरा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, फाइनल अकाउंट का स्पेशली, कि पहले आप एडजस्टमेंट्स खत्म कर लो और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे आओ. अब अगर आप एडजस्टमेंट पे फोकस करो तो एडजस्टमेंट हमारे पास सिर्फ एक है, वो है क्लोजिंग स्टॉक का. क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है 2,60,000, मार्केट प्राइस 4 लाख रुपए. हमको किस वैल्यू पे इंक्लूड करना है? 2,60,000 एंड नॉट एट 4 लाख. क्लोजिंग स्टॉक is an amount which is related to unsold goods, therefore it will go to the trading account onto the credit side. क्यों? क्योंकि जब परचेज किए थे तो हम लोग परचेज अमाउंट को ट्रेडिंग को डेबिट करने वाले हैं. अब वही खर्च कम करना है, या तो आप डेबिट में से माइनस करो या आप क्रेडिट में दिखा दो. अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम और नॉट. therefore trading account onto the credit side I'll write by closing stock or by closing inventory 2,60,000. Is it right? अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट होने वाले हैं नहीं, और क्योंकि मैं ये स्टॉक जो अनसोल्ड है अभी भी मेरा ही है ना, इट इज माई एसेट और नॉट, एंड देयरफॉर इट विल अपीयर वेयर इन द बैलेंस शीट ऑन टू द asset side. I'll show stock in trade और closing stock, कुछ भी लिखो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2,60,000. अब ये हो गया आपका एडजस्टमेंट खत्म. उसके दो इफेक्ट आपने दे दिए, एक आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दिया, दूसरा आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दिया. क्यों? स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा अगर मैं एंट्री एज्यूम करूं तो माई क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू माई ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट इफेक्ट हो गया. एंड क्योंकि मैं ओन कर रहा हूं सो उसका मैंने वैल्यू दिखा दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया. बोथ द इफेक्ट्स हैव टू बी ऑन द अपोजिट साइड. रिमेंबर दैट. दो इफेक्ट देने मतलब कोई से भी साइड में दे दिए तो चलता है, ऐसा नहीं. वन इफेक्ट हैज टू बी हैविंग डेबिट इफेक्ट एंड सेकेंड विल ऑलवेज बी द क्रेडिट इफेक्ट. समझ में आ रहा है? अब मेरे ट्रायल बैलेंस में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक और परचेस. ओपनिंग स्टॉक ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक बना. इस साल में जब बिकेगा तो वो इस साल के लिए खर्च गिना जाना चाहिए नहीं, therefore that will appear in my trading account debit side. और purchase is anyways expense of current year or not, therefore trading account debit side to opening stock 8 lakh and to purchases 19,25,000. समझ में आया प्रेजेंटेशन? ये अलग अलग आइटम्स हैं, कैसे कैसे आगे आगे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे वो हम लोग सीखते जाएंगे. इज द पॉइंट राइट?
Shall I go ahead? The next one, adjustment related to goods distributed as free samples. Now, whenever you distribute the goods as free sample, it is primarily for the sake of advertisement. आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, इसीलिए आप उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ फ्री सैंपल. कई बार आप ऑब्जर्व करो, आप मॉल्स में चले जाओ, वहां पे वो टूथपेस्ट दे रहा होता है या फिर वो शैम्पू के पाउचेस बांट रहा होता है. व्हाई आर दे डूइंग इट? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट और नॉट, so that people will use their product and they'll be able to buy the product based on the usage or not. और इसीलिए the goods which are distributed as free sample is considered as an advertisement or marketing expense. Is it one right? Now, अगर वो मार्केटिंग का खर्च है तो या तो आप उसे, मार्केटिंग का खर्च है मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर वो आपके गुड्स जो आपने परचेज किए हुए हैं उसमें इंक्लूड किया हुआ है तो या तो आप उसे आपके परचेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो इफ आई बीन गिवन द ट्रायल बैलेंस समथिंग लाइक दिस, purchase 50,80,000, advertisement 90,000, and then in the additional information or adjustment I've been given the information, goods costing rupees 1 lakh were distributed as free sample but not recorded. आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिए पर उसे आपने आपके बुक्स में अब तक के रिकॉर्ड नहीं किया है. नाउ अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस एज अ पॉइंट. ये आपके परचेज किए हुए गुड्स है. Purchase expense is a direct expense, but advertisement is an indirect expense. तो या तो उतनी अमाउंट से आप अपना डायरेक्ट एक्सपेंस कम करो और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करो, या फिर आप आपके ट्रेडिंग को क्रेडिट करो टू बैलेंस इट आउट एंड शो इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. क्यों? क्योंकि अगर ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय मैंने डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट किया होता, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट 90,000, तो एनीवेज इट वाज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नॉट. बाहर से डायरेक्टली कुछ सोर्स करके मैंने अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया होता, दैट वुड हैव गॉन डायरेक्टली टू द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और नॉट. अब हुआ यूं कि मेरे पास गुड्स पड़े हैं, मेरे ही परचेज किए हुए गुड्स है, वही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट ओनली और नॉट. और क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है तो मैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकता. परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस बट एडवर्टाइजमेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो इसलिए मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस कम करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा या नहीं. सो हाउ विल आई रिफ्लेक्ट दिस इन माय फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑब्जर्व इट. सपोज दिस इज माय ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग भी इसी में, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी में.
The upper part of this statement is my trading account and the lower part is the profit and loss account. ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंबाइन, पर आइटम्स अलग अलग लिखते हैं. ऊपर के पार्ट पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं और नीचे के पार्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इस एडजस्टमेंट का आपके बैलेंस शीट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं. फ्रेंड्स, इस समय पे मैं क्या कर रहा हूं, इस समय पे मैं सिर्फ तुमको ये हर एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंटेशंस कैसे होंगे वो प्रेजेंट कर रहा हूं. अगर आप टेक्स्ट बुक ऑब्जर्व करो जो मैंने आपको दिए, इन दिस टेक्स्ट बुक if you would check out, अच्छा इसका ओ माय गॉड इंक्लूड कराया था नहीं, इसमें नहीं है. आई विल गिव यू अ समरी वेयर इन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग एट अ ग्लांस. अभी हम लोग पहले अलग अलग डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद इन सबकी एक सिंगल समरी बनाएंगे कि हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है और उसके आपके फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट्स क्या आते हैं. आई जस्ट ट्राई टू शो यू वन समरी आई हैड प्रिपेयर्ड. इस तरह से एडजस्टमेंट्स, कौन सा एडजस्टमेंट, उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या, उसका इनकम स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट और उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट. लाइक दिस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द समरी एट अ लेटर पॉइंट. इस पॉइंट पे हम लोग ये समरी क्यों नहीं बना रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट. राइट, तो अब मुझे क्या करना है, दिस इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, व्हाट विल आई डू, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस डायरेक्टली टू द आउटर बाउंड कॉलम. कितना है परचेस हमारा, 50,80,000. एंड देन एट द सेम टाइम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹1 लाख. एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट हो गया है ना. मैंने कहा ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए आपके एडवर्टाइजमेंट के खर्च में इसको ऐड करना पड़ेगा. सो सेकेंड इफेक्ट विल बी व्हाट, P&L account debit side to advertisement, inner amount column 90,000. Which 90,000? The amount which has already been provided to us in trial balance. Add goods distributed ₹1 lakh. Total that would go to the outer amount column will become 1,90,000. डेबिट में आपका खर्च बढ़ा मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गया. दिस इज योर ऑप्शन 1. दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, the second option will be something like this. Observe it. On to the debit side in my trading account, when I'm showing purchases, I'll show it something like this. Two purchases. Inner amount column 50,80,000 less goods distributed 1 lakh. Outer amount column 49,80,000.
कैसे? मैं ट्रेडिंग को क्रेडिट करूं या ट्रेडिंग के डेबिट में से परचेस में से माइनस करूं? अल्टीमेट इफेक्ट इज रिमेनिंग सेम और नॉट? मेरा परचेस ही कम हुआ है नहीं 1,00,000 रुपए से, है ना? और तो ये हो गया मेरा क्रेडिट इफेक्ट, और डेबिट इफेक्ट रिमेन्स सेम. टू एडवर्टाइजमेंट, इनर अमाउंट कॉलम 90,000, एड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 1,00,000, आउटर अमाउंट कॉलम 1,90,000. वापस से 2 इफेक्ट दिए मैंने, है ना? अंडरस्टैंडिंग भाई साहब? एग्जाम में आप किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, दोनों के दोनों आंसर करेक्ट माने जाते हैं. ऑलराइट, इसीलिए मैं दोनों के दोनों ऑप्शन बता रहा हूं आपको. Same ways, there can be the goods lost by fire, lost by theft, damaged. That is what we call as an abnormal loss. Goods lost by fire, damage, etc. In this case, we call this as abnormal loss. क्योंकि ये कंट्रोलेबल लॉस होते हैं, फिर भी वो लॉस हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज abnormal लॉस. अगर abnormal लॉस हो रहा है, abnormal loss is basically a non-operating loss. Why am I calling that as non-operating loss? क्योंकि ये मेरे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. मेरे बिजनेस में रोज आग नहीं लगती है, या मेरे बिजनेस में रोज वो एकदम से अचानक से पानी आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट ड्यू टू द डैमेज ऑफ द गुड्स व्हिच अदरवाइज कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, इन सच केस those losses are considered as the abnormal loss. और जब कभी भी बिजनेस में abnormal loss होता है, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, तो वी कंसिडर दैट एज द नॉन ऑपरेटिंग लॉस. अब क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, इसलिए दैट कैन नॉट कम इन योर ट्रेडिंग अकाउंट. लॉस किस चीज का हुआ? गुड्स का. गुड्स आपके क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस. तो जब कभी भी आपके गुड्स का अबनॉर्मल लॉस होता है, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक द वैल्यू ऑफ दैट आउट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो ऑपरेटिंग भी नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नहीं. All non-operating items, incomes as well as expenses will go to the profit and loss account. अब क्योंकि ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डैमेज इज एन अबनॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग लॉस, इसीलिए हमें उसे ट्रेडिंग अकाउंट में से पहले बाहर निकालना पड़ेगा. उसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी, और उतनी ही वैल्यू हमारे P&L अकाउंट में जाएगी. However, हो सकता है कि आपको आपके अबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट इंश्योरेंस का क्लेम मिल रहा हो. आग लगने के अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, बाढ़ आने के अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है. सो इफ देयर इज एनी इंश्योरेंस क्लेम अवेलेबल, उतने से तुम्हारा लॉस कम हो गया या नहीं, एंड देयरफॉर दैट लॉस विल अपीयर वेयर? P&L account after subtracting the insurance claim, if any. And that insurance claim, if not yet collected, इंश्योरेंस कंपनी को हमने कहा कि हमें 50,000 रुपए का क्लेम चाहिए, पर अब तक के हमें वो क्लेम का अमाउंट नहीं मिला, तो वो 50,000 रुपए का क्लेम विल कम इन योर बैलेंस शीट ऑन टू द असेट साइड. क्यों? अमाउंट रिसीवेबल है. ऑल रिसीवेबल्स आर योर असेट और नॉट? प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने तुमको डायरेक्टली आंसर्स नहीं दे रहा हूं, मतलब बच्चों क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम सब्ट्रैक्ट होगा, इंश्योरेंस क्लेम विल गो टू द बैलेंस शीट, ये बताने के बजाय ये क्यों हो रहा है उसका लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आपने ध्यान उस लॉजिक पे ज्यादा देना है, क्योंकि प्रेजेंट कैसे करना है ना, ये तुम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चौथे प्रॉब्लम में याद रह जाएगा। दैट इज नॉट अ बिगर डील, बिगर डील इज व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, व्हाट इज द यूसेज ऑफ इट। मैंने कहा अब नॉर्मल लॉस इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, बट गुड्स परचेज्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लॉस ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस और नॉट, and that's why the value of loss has to be taken out of your trading account, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम आते हैं, वो ले गए आप पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में ले जाते समय आपको समझ में आया कि इसके अगेंस्ट कुछ हमारा इंश्योरेंस क्लेम भी है, तो इंश्योरेंस क्लेम विल फर्स्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन वॉट एवर रिमेन्स ओनली विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट द टोटल लॉस। यू गेट दैट? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते समय या ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से सब्ट्रैक्ट करते समय आप पूरा लॉस माइनस करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस था, इसीलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते समय पूरा अमाउंट कंसीडर करोगे, पर पीएनएल अकाउंट में जाते समय पहले इंश्योरेंस क्लेम माइनस करोगे और उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, एंड एट द सेम टाइम in the balance sheet onto the asset side you'll have what? The insurance claim. Is it point right? Clear है? इंश्योरेंस कभी ज्यादा नहीं मिलता है, नेवर एवर। तुम्हारा अगर 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। Why? Because insurance is based on the policy of indemnity. Indemnity means what? To reimburse, to bring to your original position. तुम्हारा जितने रुपए का नुकसान हुआ है उतने रुपए की हम लोग भरपाई करेंगे मैक्सिमम। मान लो मेरे पास 50 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है और मैंने पूरे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, और उसमें से अगर 3 लाख के स्टॉक का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू रीइंबर्स मी 50 लाख रुपीस, इंश्योरेंस कंपनी विल रीइंबर्स मी ओनली 3 लाख रुपीस। वही देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेंसेशन के हिसाब से अगर मैंने 50 लाख रुपए का स्टॉक था पर इंश्योरेंस लिया सिर्फ 25 लाख रुपए का, कल को अगर मेरा नुकसान 3 लाख रुपए का होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट कॉम्पेंसेट मी 3 लाख रुपीज इवन दो मेरा इंश्योरेंस 25 लाख रुपए का है, इंश्योरेंस कंपनी विल रीइंबर्स मी ओनली 1,50,000। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी कहती है जब तुम्हारे पास 50 का स्टॉक होता है एवरेज, तुमने इंश्योरेंस कितने का लिया हुआ है? 25 का, मतलब तुमने आधे का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसमें भी हमारी भरपाई आधी ही होगी, पूरी नहीं। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट हम लोग जब 11th 12th का ओसीएम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इन दैट देयर इज दिस टॉपिक बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज। उन बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज में अलग अलग बिजनेस सर्विसेज जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, एंड दैट इट इज बीन क्लैरिफाइड कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे इंश्योरेंस दिया जाता है, किस बेसिस पे आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, बेसिक्स ऑफ दैट, दिस ऑल इज प्रोवाइडेड इन दैट ओसीएम का बुक, राइट? सो गुड्स लॉस्ट, प्रॉफिट नहीं होता है। In this case, suppose I've been provided the information something like this. I'll do it only with one option. I'll not do it with both the options now. आप उसको परचेस में से भी माइनस कर सकते हो और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो।
Suppose if I've been provided the trial balance something like this, and then there is an additional information. Goods costing rupees 60,000 into bracket market price rupees 80,000 lost by fire insurance company admitted 50% claim. This is not adjusted in books. Understand and observe what has happened. 60,000 रुपए के गुड्स जिसकी मार्केट प्राइस 80,000 रुपए थी वो लॉस हो चुका. तुम्हारे लिए इफेक्टिव लॉस कितना हुआ रे? 60,000 या 80,000? 60,000, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो 60,000 का ही था ना. तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कितने रुपए पे होगी? 60,000 के हिसाब से, 80,000 के हिसाब से नहीं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 50%. तो इंश्योरेंस कंपनी 50% 80,000 का देगी या 60,000 का? 60,000. जितने का लॉस हुआ उसका आधा. Did you understand this? Why am I not considering 80,000? Goods distributed, goods lost, goods withdrawn by proprietor. These all will always be adjusted at cost and not at their market price. लिखो. Point to remember. Whenever the goods are distributed, as free samples, comma, damaged or lost, damaged or lost or withdrawn by proprietor or withdrawn by proprietor comma, all such transactions are adjusted at cost. Are adjusted at cost. Is the point right? तो भी कॉस्ट पे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने पे हुआ? कॉस्ट पे ही हुआ ना. यस. अब मार्केट प्राइस कम हो गई तो हम फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? राइट? हाँ, इट कैन हैपन कि वो ड्रेस के साथ में 2 मास्क फ्री. वाई आर वी गिविंग इट? क्योंकि मार्केट प्राइस है ही नहीं, अब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, हम जबरदस्ती बांट रहे हैं, बहुत बन चुके हैं इसलिए. राइट? हुआ था एक दौर आया था जब ड्रेसेस के साथ में, शर्ट के साथ में मास्क फ्री आ रहे थे, कुर्तीज के साथ में मास्क फ्री आ रही थी. क्यों? क्योंकि वो एक वो काइंड ऑफ पीरियड आया था कि लोगों अब मास्क पहन के घूमना है तो उसको भी फैशन बनाओ. दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग. लोग, मतलब लिटरली आई डू रिमेंबर माय वाइफ हैड आस्क्ड फॉर सम फैंसी मास्क. फैंसी मतलब क्या कि वो जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाना है, वहां पे जाके मास्क पहनने हैं, तो उसके लिए फैंसी वाले मास्क चाहिए. तो ये कोई वो ज्वेलरी थोड़ी है यार.
But people were demanding it. People were seriously demanding such kind of things. Nonsense, I said. Mask is for the protection, not for the fashion. But people made that also as a fashion. There was this company, renowned brand, which made mask at ₹1,000. 1,000 रुपए का मास्क यार, मैं क्या ये N95 से अच्छा है? कहता है नहीं, इसमें N95 जैसा कुछ भी नहीं है. फिर इसमें स्पेशल क्या है? दैट इज मैचिंग टू द ड्रेस, यू नो. एकदम एग्जैक्ट पैटर्न में बनाया हुआ है. इट विल गो विद द फ्लो. मतलब दिमाग खराब हो गया तुम लोग का. वो जरदोसी और ये सब चीज करके तुम मास्क बना रहे हो, क्या ही उपयोग उसका? कौन सा कोविड रोकेगा? बट पीपल वर डूइंग इट. दैट वाज नॉनसेंसिकल, बट दैट इज हाउ पीपल बिहेव इन जनरल, यू नो. वो अभिषेक सर जब अभी तुम्हारी क्लास में आए थे, तुमको बता रहे थे ना, द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द करंट सिनेरियो इज द कॉमन सेंस. दैट हैज हैपेंड. कॉमन सेंस जैसे गायब हो गया. वेल, एनी विच वेज, अब इसके इफेक्ट 3 आएंगे. सर 2 ही होने चाहिए ना. 3 जगहों पे आएंगे. इफेक्ट 2 ही होंगे. डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट ओनली. कैसे? नुकसान कितने का हुआ टोटल? 60,000 रुपए का. इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है? 30,000 रुपए, 50%. इफेक्टिवली तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? 30,000 रुपए का. पर गुड्स कितने के गए? 60,000. तो ट्रेडिंग कितने से क्रेडिट होगा या परचेज कितने से माइनस होगा? 60,000. P&L में डेबिट करते समय हम लोग सिर्फ 30,000 रुपए डेबिट करेंगे और बाकी 30,000 कहां जाएंगे? बैलेंस शीट असेट साइड में. इज द पॉइंट राइट? So if I prepare a combined trading and profit and loss account again with the option 2 directly, let's say this is my trading account. And this is my छोटा सा balance sheet asset side. To purchase less goods lost 60,000. आउटर मोन कॉलम 50 लाख 20,000. अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता था? गुड्स लॉस्ट को परचेज में से माइनस करने के बजाय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा सकता था, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसा ही. जैसे हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाए थे वैसे ही बाय गुड्स लॉस्ट लिख सकता था मैं. और फिर सेकेंड वाला पार्ट क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं? टू लॉस बाय फायर. इनर अमाउंट कॉलम 60,000 लेस इंश्योरेंस क्लेम 50%, that is 30,000. Outer one column would come to 30,000 only. Is the point right? क्लियर है? वहीं बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आएगा? सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम. कितना? 30,000. P&L के डेबिट में गया 30,000, मतलब पहला डेबिट इफेक्ट 30,000 रुपए का. बैलेंस शीट के असेट साइड में गया 30,000, मतलब दूसरा डेबिट इफेक्ट 30,000 का. टोटल डेबिट 60,000 हुआ और परचेस में से माइनस हुआ 60,000, मतलब क्रेडिट हुआ 60,000 रुपए से. इसका अगर कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करूं तो दैट विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 30,000, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 30,000 टू परचेस अकाउंट 60,000. डिड यू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एंट्री? है ना? प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रोसेस से कंटिन्यू करूं मैं सारे एडजस्टमेंट्स? ओके. नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय
प्रोप्राइटर। नो व्हाट इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर? ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के गुड्स ले गया, दैट इज व्हाट यू कॉल एज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब अगर प्रोप्राइटर खुद के लिए गुड्स लेके जा रहा है, खुद के यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है, इन दैट केस you will be required to adjust it into the books of accounts because that is not a business expense anymore. जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो आपने परचेज को डेबिट किया था क्योंकि वो बिजनेस का खर्च था, पर वही गुड्स अगर वो ले जा रहा है खुद के यूज के लिए तो बिजनेस का खर्च कम होना चाहिए और उसको उतने अमाउंट से डेबिट होना चाहिए क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स. If this is the situation, then it will be provided to you something like this. Suppose this is my trial. ये किया था शायद हमने, नहीं ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला था. Suppose I've been given capital 9,50,000, drawings rupees 30,000, and then in the additional information I've been provided proprietor withdrew the goods for personal use of rupees 25,000, which is not accounted. अगर ये लास्ट का लाइन नहीं भी दिया होता ना, विच इज नॉट अकाउंटेड, तो भी मैंने अज्यूम किया होता कि उसको अकाउंटिंग नहीं हुआ है. इज द पॉइंट राइट? अब इसके इफेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में आएंगे, इसका इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा पी एंड एल अकाउंट में इसका इफेक्ट? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कोई कहानी नहीं है. पी एंड एल अकाउंट कब रोल में आता है? जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कंसेप्ट आता है तब. इज द पॉइंट राइट? तो इस केस में इफ आई एम प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, सपोज दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, अगेन वी हैव गॉट द ऑप्शन, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो और बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. आइदर विच वे द इफेक्ट विल रिमेन सेम एंड बोथ विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट. दूसरा मैंने बनाया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड. This is my trading account. मान लो ये डेबिट साइड है and this is my balance sheet. Assume this to be the liabilities side. Is it right? Now how will it come? Observe it. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस, इनर अमाउंट कॉलम 50,80,000 लेस ड्रॉइंग्स और गुड्स विड्रॉन, आइदर विच वे यू कैन राइट इट. कितने के गुड्स विड्रॉ किए? 25,000. तो बैलेंस टू द आउटर अमाउंट कॉलम 50,65,000. बराबर है? नहीं, 50,55,000. बराबर. और फिर इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. कैपिटल इनर अमाउंट कॉलम 9,50,000 है ना, लेस ड्रॉइंग्स. नाउ ड्रॉइंग्स हियर विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड ओनली बाय ₹30,000 और बाय 25,000, क्योंकि 30,000 की ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, वो उसका तो एडजस्टमेंट बाकी है ही है, प्लस 25,000 के और ड्राइंग्स हुए हैं नहीं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स.
तो इसका मतलब टोटल ड्रॉइंग्स हो गए 55,000 के. तो व्हाट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट हियर इज 55,000, that is 30,000 का ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस प्लस 25,000 का एडिशनल एडजस्टमेंट. तो नेट ड्रॉइंग विल बी, नेट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज 8,95,000. मैं इनर अमाउंट कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब तक प्रॉफिट का एडजस्टमेंट बाकी है. आफ्टर दिस विल बी एड प्रॉफिट and then will be the balancing figure going out outer column or not. Did you get that? सिर्फ लिखते मत जाओ, समझ आ रहा है या नहीं, बिकॉज इंपॉर्टेंस इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Shall I come ahead? The next one, the next adjustment that we need to talk about is stock of consumables. What is a consumable? Stationery, etc. स्टेशनरी मतलब क्या, मैंने वो कागज, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर्स खरीदे फॉर द यूज इन माय बिजनेस, और क्योंकि मैं ये सारी चीजें यूज करने के लिए ले रहा हूं तो दैट इज बेसिकली माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस. करेक्ट? दैट इज बेसिकली माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अब कहानी ये है कि ये जो स्टेशनरी मैंने परचेज कर रखी हुई है, इसमें से कुछ स्टेशनरी का स्टॉक बच चुका है. मैंने मान लो 5 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी थी ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी बच गई. मेजर अमाउंट 30% ऑफ द स्टेशनरी स्टिल रिमेनिंग और नॉट. अब वो स्टेशनरी इज माई एक्सपेंस, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर वो जो 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी बची है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. क्यों? क्योंकि तुमने यूज ही नहीं की, एंड यू ओन इट और नॉट, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज योर असेट. तो उस 1.5 लाख रुपए से तुम्हारा स्टेशनरी का खर्च कम होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दैट शुड बी शोन इन योर बैलेंस शीट असेट साइड और नॉट. उसी तरह से हो सकता है कि पिछले साल में कुछ स्टेशनरी बची थी जो तुम इस साल में कैरी फॉरवर्ड करके आ गए. देयर कैन बी द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑल्सो और नॉट. दैट हैज टू बी एडेड टू द करंट ईयर्स एक्सपेंस. सो जो तुम्हारे पास स्टेशनरी बिगिनिंग में थी, ओपनिंग स्टॉक, प्लस जो स्टेशनरी तुमने इस साल में परचेस की, परचेसेस, माइनस जो स्टेशनरी तुम्हारे पास अभी भी बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक, इज योर नेट एक्सपेंस. P&L अकाउंट को कौन सा अमाउंट डेबिट होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दैट विल गेट डेबिटेड टू व्हाट? P&L अकाउंट. व्हाई P&L अकाउंट? इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स व्हाई P&L अकाउंट. इज इट राइट? नाउ जो बचा हुआ स्टॉक है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, दैट इज माय असेट एट द एंड ऑफ द करंट ईयर और नॉट, एंड दैट शुड गो टू बैलेंस शीट असेट साइड. इज इट राइट? So how will that be given to us? If this is my trial balance, it will be provided to us something like this: stock of stationery, beginning. Beginning मतलब क्या? At the year beginning, first date of the year. मान लो 10,000. Stationery expense, let's say 2,65,000. And then in the additional information I've been provided, stock of stationery, unused at the year end, amounted
to rupees 50,000. Stock of stationery at the end of the year amounted to rupees 50,000. मतलब जहां तक बात है ये दो अमाउंट्स की, these two will have only one effect. पर इस 50,000 के दो इफेक्ट होने चाहिए नहीं, है ना? So how will it be appearing? Observe it. If this is my profit and loss account का debit side, I'm not using the word as trading account now. This is my profit and loss account. And this is my बैलेंस शीट का असेट साइड नाउ. अब तक हम लोग क्या बना रहे थे? लाइबिलिटी साइड. दिस इज आवर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू स्टेशनरी एक्सपेंस. Will I directly be showing 2,65,000 to the outer amount column? Answer is no. क्यों? मेरे पास कुछ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग थी, कुछ स्टेशनरी अभी भी बची हुई है, तो आई हैव टू एडजस्ट दीज टू और नॉट. So how will I do the adjustment? Opening stock. अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता तो आई वुड हैव इग्नोर्ड इट. इनर अमाउंट कॉलम 10,000. एड परचेज. कुछ क्वेश्चंस में परचेसेस डायरेक्टली नहीं दिए होते हैं, उस केस में हमें स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना पड़ता है. वो जब एग्जांपल सामने आएंगे एट दैट टाइम आई विल क्लैरिफाई ऑन दैट. यहां आपको परचेज डायरेक्टली दिया हुआ है, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मींस दैट इज द अमाउंट ऑफ परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर. 2,65,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक of 50,000. Net amount that will go to the P&L account debit side is 2,25,000. Is the point right? Whereas balance sheet on the asset side, क्योंकि 50,000 रुपए का जो स्टॉक है ये मैं ओन कर रहा हूं या नहीं, and because I own that, therefore it should appear in the balance sheet onto the asset side as what? Stock of stationery. Rupees 50,000. Why am I not including 10,000? क्योंकि वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल के खर्च में इंक्लूड होना चाहिए था, इसलिए उसको मैंने एक्सपेंस में ऐड किया. और जो 50,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, that is basically the stock that I am going to carry forward in the next year or not. That's why balance sheet asset side में कितना आया? 50,000 रुपए. Not the opening but the closing stock. Did you people get it? I'm going good for everyone. These all were the adjustments related to the goods. The next adjustment is related to the incomes and expenses. There are certain amount of incomes or expenses which have accrued during the year, which are related to the current financial year, but those are not yet been received or paid. क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, तो मैचिंग कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें उन एक्सपेंसेस को, उन इनकम्स को इसी साल, जिस साल से वो रिलेटेड है, उसमें रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड करना जरूरी है. और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? विल बी रिक्वायर्ड टू डू द एडजस्टमेंट्स ऑफ दैट और नॉट. एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर payable, what we commonly call as outstanding, will be added to the current year expense, and because those amounts are still payable, will be shown in the balance sheet onto the liabilities side. Any amount of expenses which are paid in advance, that is prepaid expenses, paid but the benefits are yet to be received,
such prepaid expenses have to be subtracted from the amounts paid during the year, from the expenses which are given to us in the trial balance, and that has to be shown in the balance sheet as an asset. Why? Because we are yet to receive the benefit against that. Any amount paid but the benefit against which is still receivable, we call that as our asset. उसी तरह से अगर कोई इनकम रिसीवेबल है, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, मैंने ऑडिट कंप्लीट कर दिया, सामने वाले ने अब तक के ऑडिट फी पे नहीं की, द अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल और नॉट, बट दैट इज द इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर और नॉट. सो इन दैट केस इट विल बी एडेड टू करंट ईयर इनकम एज द अमाउंट रिसीवेबल, जो भी इनकम मिल चुका है प्लस रिसीवेबल. And in my balance sheet, it will be shown as an asset. Why asset? क्योंकि इनकम अभी भी रिसीवेबल है. वहीं अगर किसी कस्टमर ने मुझे एडवांस पे पैसा दे दिया, फीस पेड बाय स्टूडेंट इन एडवांस, बैच वाज टू स्टार्ट इन अप्रैल, पेड द मनी इन मार्च. In March, it was not accrued. That was not our income. So what we are supposed to do? Total income collected minus pre-received income. क्यों? वो इस साल की इनकम नहीं है, एंड दैट विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट ऑन टू द लाइबिलिटीज साइड, क्योंकि बेनिफिट अभी भी प्रोवाइड करना बाकी है. एंड द सेम थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. तो सेकेंड सेट ऑफ एडजस्टमेंट, इनकम्स एंड expense. And that outstanding expense. Expense accrued but not yet paid. आपका इस साल का खर्च हो चुका है पर आपने इस साल में अब तक पे नहीं किया है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपेंस अक्रूड बट नॉट येट पेड. अब यहां दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक्सप्रेस एडजस्टमेंट और दूसरा हिडन एडजस्टमेंट. व्हाट इज एक्सप्रेस एडजस्टमेंट? आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले से बता दिया कि आउटस्टैंडिंग कितना है. एंड व्हाट इज हिडन? आपको ट्रायल बैलेंस में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई जिसके बेसिस पे आपको तय करना है कि अभी भी अमाउंट पेएबल है. आई विल गिव यू द एग्जांपल्स. फर्स्ट, नॉर्मल एडजस्टमेंट. Observe it. Suppose I've been given the trial balance something like this. Salaries 19,45,000. Correct? And then in the additional information I've been given, salaries payable at the end of year amounted to rupees 1,55,000. Salaries payable at the end of the year amounted to rupees how much? 1,55,000. Now observe it. Salaries being an indirect expense will come into profit and loss account. So how will it be appearing? Observe it. This is my profit and loss account and this is my balance sheet का liability side now. क्यों liability side? क्योंकि payable है इसलिए. Now P&L account onto the debit side to salaries
19,45,000 एड, वाई एड, खर्च इनकर कर चुके हैं पर अब तक के पे नहीं किया, तो इस साल के खर्च में इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया हुआ है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। एड आउटस्टैंडिंग और सैलरीज पेएबल विद विच एवर वे यू राइट 1,55,000 आउटर अमाउंट कॉलम 21 लाख, राइट। ये हो गया आपका सैलरीज पेएबल का पहला एडजस्टमेंट, डेबिट वाला, एक्सपेंस को बढ़ा दिया। पर क्योंकि ये अमाउंट अभी भी पेएबल है, कौन सा वाला, 1,55,000, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई या नहीं। पेएबल्स आर ऑलवेज लाइबिलिटीज, तो ये कहां आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग, आइदर सैलरीज पेएबल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल एज ओनली 1,55,000। 19,45,000 वापस से क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है ना, उसके लिए हमको सिर्फ एक इफेक्ट देना है, ट्रायल बैलेंस वाले सारे आइटम्स का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स वाले आइटम का 2 इफेक्ट। डू नॉट फॉरगेट द थंब रूल, है ना, लॉजिक बताया था उसका मैंने, क्यों ट्रायल बैलेंस वाले आइटम का एक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि उसका अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, एडजस्टमेंट वाले आइटम का अब तक के अकाउंटिंग नहीं हुआ है। आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब यहीं अगर हिडन एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखें हम लोग, हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बताते हैं, पर ट्रायल बैलेंस में ही इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है जिससे आपको पता चल जाता है कि यहां पे कुछ तो हिडन है। ऑब्जर्व इट। Suppose I've been given the trial balance something like this. Rent 11 months. Rupees 16,50,000. 12% bank loan. 25 lakh. Interest on bank loan 2,50,000. Observe the case. पहला आपको बताया गया रेंट इज फॉर 11 मंथ्स। हमारा साल 12 महीने का होता है, ट्रायल बैलेंस में जो रेंट दिया गया वो 11 महीने का है। दैट सिंपली इंप्लाइज व्हाट, रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल पेएबल। खर्च है पर अब तक के पे नहीं किया है, ये अलग से नहीं बताया हमको, हमको ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी गई जिसके बेसिस पे हमको ये समझ में आया है नहीं, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हिडन एडजस्टमेंट। दूसरा, तो वहां 1,50,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, वो कैसे, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा 12% मतलब क्या, दिस इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी कोई लोन दिया रहता है और उसके साथ में अगर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया गया है, इन्वेस्टमेंट दिए गए उसके साथ में रेट प्रोवाइड किया गया, परसेंटेज प्रोवाइड किया गया है, दैट मीन्स इट इज द लोन एट द गिवन रेट। हमने एक एग्जांपल किया था, याद होगा अगर आपको, आप सबने उसमें गलती की थी, वो जर्नल एंट्री के टाइम की क्वेश्चन की बात थी, 6% लोन फ्रॉम बैंक, तो तुमने सिर्फ 6% का एडजस्टमेंट किया था, याद है। दैट 6% इज व्हाट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे 12% इज व्हाट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैंने 25 लाख रुपए का लोन ले रखा है तो 25 लाख रुपए पे टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है, 25 लाख
इंटू 12%, मतलब 3 लाख रुपए है ना। पर अगर आप ट्रायल बैलेंस को ऑब्जर्व करो तो कितना पे हुआ है? 2,50,000 सिंपली इंडिकेट्स व्हाट? 50,000 अभी भी पेएबल है, लेस इंटरेस्ट पेड। $2,50,000 and therefore net outstanding ₹50,000। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये 50,000 रुपए के बारे में मुझे अलग से बताया गया था क्या? नहीं, पर based on the given information I could understand that or not. That's why we call this as what? Hidden adjustments. Did you people understand this? When you are understanding something based on information and not based on expressions, that's why we call that as hidden. जैसे हम लोग घर पहुंचते हैं या फिर बाहर घर से यहाँ क्लास में आते हैं, जो भी हमारे मित्र परिवार बन चुके हैं अभी, उनसे जब हम लोग मिलते हैं, मिलते मिलते बात करते हैं, बात करते करते हम लोग पूछते हैं क्या हुआ, तेरा कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? हिडन एक्सप्रेशन। और कोई बंदा, यार पूछ मत, आज तो लाइफ की बीप बजी हुई है, राइट? दैट इज एक्सप्रेस एडजस्टमेंट। नाउ हाउ विल दिस बी अपीयरिंग? अपीयरेंस सेम, प्रेजेंटेशन सेम, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझाने के लिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। So it will be having the effect same as this. If this is my profit and loss account, it will be to rent, inner amount column 16,50,000, add outstanding 16,50,000 into 1 divided by 11. Why did I do into 1 divided by 11? 11 महीने का रेंट पे कर दिया तो एक महीने का कितना? That comes to 1,50,000. To the outermost column it will be 18 लाख का टोटल खर्चा। और क्योंकि वो 1,50,000 अभी भी पेएबल है, that 1,50,000 will appear where? Balance sheet liability side as what? Rent payable 1,50,000. Did you people get it? फिर दूसरा, आपका बैंक लोन कितने का था? 25 लाख रुपए का. So that is a liability or not? That will appear where? Balance sheet liability side 12% bank loan ₹25 lakh. अब इस पे किए जाने वाला इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ना, और साथ ही साथ आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि कितना अभी भी पेएबल है, दैट यू हैव शोन इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट. ये जो कैलकुलेशंस हम लोग अलग से दिखाते हैं, अलग से प्रेजेंट करते हैं इन एडिशन टू आवर आंसर, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग नोट. ये क्यों प्रेजेंट करना जरूरी होता है? क्योंकि आपको बताना है कि हमको समझ आ गया तुम क्या कहना चाहते हो, राइट? यू कैन नॉट राइट दैट डायरेक्टली, you have to present it. That's why we are presenting it in the form of working note. तो अब मैं क्या करूंगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर वर्किंग नोट 3 लाख. क्यों मैं 2,50,000 नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि 2,50,000 पे हो चुका, 50,000 अभी भी पे करना बाकी है. टोटल खर्च कितना है? 3 लाख. P&L अकाउंट को कितना डेबिट होगा? पूरा खर्च, दैट इज 3 लाख. इज इट राइट? वेयर एज इंटरेस्ट इज स्टिल पेएबल और नॉट? इंटरेस्ट पेएबल एज पर वर्किंग नोट, हाउ मच? 50,000.
है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पूरा 3 लाख नहीं आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितना आएगा, सिर्फ जितना इंटरेस्ट पेएबल है उतना। हालांकि ये इंटरेस्ट पेएबल आप बैंक लोन में ऐड कर सकते थे। 12% बैंक लोन, इनर अमाउंट कॉलम 25 lakh, add interest payable 50,000, outer amount column 25 lakh 50,000. That presentation is also correct and the way we have presented is also correct. दोनों तरह से एडजस्टमेंट समझ में आई, हिडन एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर है सबके लिए? पक्का? नेक्स्ट वन, दैट इज प्री पेड एक्सपेंस। यहां भी आपके पास दोनों टाइप के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट एज वेल एज हिडन एडजस्टमेंट। मैं दोनों एक ही एग्जांपल में इंक्लूड कर लूं, विल दैट बी फाइन? So if I am having the trial balance something like this, insurance rupees 15,000, rent for 15 months, salaries 22,50,000. Additional information, an advance was given to an employee rupees 2 lakh, which relate to next year, which relate to next year and included in salaries above. अब ये लास्ट वाली लाइन अगर नहीं भी दी होती, एंड इंक्लूडेड इन सैलरीज अबव, तो भी मैंने अज्यूम किया होता कि ये 2 लाख रुपए ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को एडवांस दे रहे हो। यहां होगी एक्सप्रेस एडजस्टमेंट। और अगर आप ट्रायल बैलेंस ऑब्जर्व करो, इंश्योरेंस 15,000 फॉर 15 मंथ्स, आपका साल तो 12 ही महीने का होता है, आपने इंश्योरेंस 15 महीने का दे दिया, मतलब 3 महीने का इंश्योरेंस एडवांस में दे रखा है या नहीं, which means that becomes hidden adjustment or not, right? So how will it be appearing in my P&L account and balance sheet? Observe it. अब बैलेंस शीट का असेट साइड एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड है तो ये इस साल का खर्च नहीं है, तो इसलिए इस साल के खर्च में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं। Is it point right? So in my profit and loss account, on to the debit side as what? To insurance, inner amount column 15,000 less prepaid as what? 15,000 divided by 15 into 3. कहां से लाया मैंने 3? माई ईयर इज ऑफ 12 months, आई पेड फॉर 15 months, so 3 months का प्रीपेड हो गया या नहीं? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आई विल अज्यूम इट टू बी प्रीपेड। ऐसा कंटिन्यूस लेक्चर मिलता है ना, मजा आता है, फ्लो में एडजस्टमेंट जा रही है। We'll finish up till the prepaid expense, income receivable, income pre-received also, and then we'll continue in tomorrow's session. आ रहा है
इंक भर रहा है। रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग बाकी सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इको, ओसीएम, ओसीएम नहीं, लॉ, लॉ का रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉ में पहले जब सीपीटी में लॉ होता था तो इट वाज मोर एडवांटेजियस सब्जेक्ट, क्योंकि तब सिर्फ तुमको गोले मार्क करने होते थे। बट नाउ इट हैज़ बिकम मोस्ट वल्नरेबल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तुमको पूरा एक्सप्रेस करना होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू राइट इन द टेक्निकल लैंग्वेज, बट राइट इट सिस्टमेटिकली। टिपिकल टेक्निकल लैंग्वेज, हाँ उस पर भी कमांड ला सकते हो। कैसे? बाय डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल। अब आईसीआई मॉड्यूल उठाओ, उसको कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट लिटरली। उससे फायदा क्या होगा? एक तो तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ना हो रहा है, पढ़े बगैर तो लिख नहीं सकते। दूसरा, तुम टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और तीसरा, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। यू गेट यूज टू दैट थिंग। और स्पेशली जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना, तो लाउडली पढ़ते हुए लिखो, क्योंकि जो भाषा तुम्हारी जुबान पे बैठ जाए वो भाषा में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड दैट्स व्हाई रीड इट लाउडली एंड देन राइट, इट विल गिव यू मोर कंफर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब वो कई बार क्या होता है ना, सर समझ पूरा आ रहा है, काम कैसे होना है, एक्टिविटी कैसे होनी है, ट्रांजैक्शन कैसे होनी है, कोई पर्टिकुलर केस का डिसीजन कैसे होगा, ये समझ पूरा आ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू राइट इट इन अ सिस्टमेटिक वे। उसके लिए ये प्रोसेस चालू कर दो। और एक बार तुमको वो भाषा के साथ में काइंड ऑफ कनेक्ट बन गया, मतलब वो ऐसा है ना कि मैं सपोज मध्य प्रदेश से आया हूं और यहां पे मेरे को मराठी नहीं आती है, तो आई विल बी क्वाइट अनकंफर्टेबल वेन एवर समवन वुड स्पीक मराठी। बट वही अगर मुझे मराठी आती है, मैं कहां से आता हूं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस आफ्टर दैट। I'll be able to speak with that fluency, or if I'm not able to speak, I'm able to understand at least. And if I'm able to understand, I'm able to express as well or not. I may make one or two mistakes, but does not mean I'll not be able to express. So इसलिए भाषा को अपनाओ, भाषा को अपनाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुमको पूरी टेक्निकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, पर उसके साथ अपनी दोस्ती बनाओ, क्योंकि जब दोस्ती बनाओगे तो तुम्हारा कंफर्ट अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? मेरी पेंसिल चार्ज होगी, मैं वापस आ जाता हूं। ज्ञान खत्म हुआ। सो प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 3000, आउटर अमाउंट कॉलम 12000, ये हो गई हमारी हिडन एडजस्टमेंट। और एक्सप्रेस एडजस्टमेंट क्या दी गई है? सैलरीज। इनर अमाउंट कॉलम 22,50,000 लेस प्रीपेड और पेड इन एडवांस। कितना? 2 लाख। आउटर अमाउंट कॉलम 20,50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग ऐड कर रहे थे और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट? बैलेंस शीट असेट साइड, you can write it like this: prepaid expenses. Under that, salaries, inner amount column 2 lakh, insurance, inner amount column 3,000, outer amount column 2,03,000. अल्टरनेटिवली आप इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, एज प्रीपेड सैलरीज 2 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, सेपरेटली इन द आउटर अमाउंट कॉलम डायरेक्टली। दोनों तरीके से लिखना जायज है। Am I going good? Shall I come ahead? The next one, that is income receivable.
जैसे आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं वैसे ही इनकम भी रिसीवेबल हो सकती है। नहीं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इनकम अक्रू हो चुकी, पर अब तक के पैसा नहीं मिला, दैट इज इनकम रिसीवेबल। हाउ विल इट बी अपीयरिंग? अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व। Suppose I've been given this as my trial balance. In this trial balance, I've been given interest या फिर rent on the credit side 16,50,000. Now rent is not given on debit side, rent is given on credit side. Rent जब debit side में दी जा रही थी तो वो खर्च था, अब रेंट क्रेडिट साइड में प्रोवाइड की गई तो ये इनकम हो गई, राइट? एंड देन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन आई बीन गिवन व्हाट? रेंट रिसीवेबल at year end is rupees 1,25,000. अभी भी ये अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल्स आर योर असेट्स, एंड क्योंकि ये अमाउंट हमारे इस साल से रिलेटेड है तो इस साल की इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। नहीं, सो इट विल बी एडेड टू माय इनकम and will be shown in my balance sheet onto the asset side. P&L अकाउंट का इनकम साइड मतलब कौन सा साइड? P&L अकाउंट में इनकम साइड मतलब कौन सा साइड? द क्रेडिट साइड. तो हाउ विल इट बी अपीयरिंग? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट income, inner amount column 16,50,000, add receivable 1,25,000, outer amount column 17,75,000. am I right? है ना? Whereas क्योंकि ये रिसीवेबल है तो दिस शुड गो टू व्हाट? बैलेंस शीट असेट साइड. क्या लिखूंगा मैं? रेंट रिसीवेबल एज 1,25,000. Am I right? Shall I come ahead? The last example for the day and the last adjustment for the day, that is income pre-received or income received in advance. Income received. एक काम करते हैं, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन भी खत्म कर ही देते हैं. इन एडवांस we call this as pre-received income. Observe it. Suppose I've been given the information something like this. Sales 80,60,000. Sales return 25,000. And then in the additional information I've been provided something like this. A customer paid rupees 2 lakh as advance
for which goods are yet to be supplied but included in sales above. Included in sales above. So this is a kind of pre-received income for us that cannot be considered as income of current year. तो इसलिए आपको इस साल की इनकम उतने से कम करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये एडवांस में आया हुआ है, अब तक के इसका बेनिफिट आपने प्रोवाइड नहीं किया है, सो इट बिकम्स योर लाइबिलिटी. So how will this be appearing in my financial statements? Observe it. Now this won't go into your P&L account. क्यों? Sales है. Sales is a direct income or not? So that should go to your trading account. So this is my trading account credit side and balance sheet asset side. Trading account credit side, balance sheet liability side, I'm sorry. Balance sheet liability side. Right? How will it be appearing? By sales. Inner amount column 80 lakh 60,000. Alright? Less advance. Why am I subtracting it? Because that is not my current year income. That's why I am subtracting it. By how much? 2 lakh. उतने एडवांस आया ना. And at the same time less returns as well. ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं इसलिए. अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें रिटर्न्स नहीं दिए थे, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे. पर यहां दिए हैं या नहीं? 25,000. आउटर अमाउंट कॉलम 78,35,000. इज इट पॉइंट राइट? है ना? अब सिर्फ हमने एडजस्टमेंट कितने की 2 लाख रुपए की. बाकी दोनों तो ट्रायल बैलेंस वाले आइटम थे. दैट 2 लाख शुड गो टू व्हाट? बैलेंस शीट ऑन टू द लायबिलिटी साइड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर रुपीज 2 लाख. एडवांस फ्रॉम कस्टमर रुपीज 2 लाख. प्रेजेंटेशन सारे समझ में आ रहे हैं नहीं? आज का होमवर्क ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है. कितने बनने हो गए आज? तो जितना पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ाते हो ना आप, उतना एक दिन में कर दिया आज आपने. दैट इज व्हाट हैपेंस विद फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट जब भी एडजस्टमेंट्स आती है ना, तो वो फ्लो में ही होती हैं और वो कवर ही हो जाती हैं. क्योंकि अगर एडजस्टमेंट्स, अब इसके बाद बचा क्या? सिर्फ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. वो एक बार खत्म कर लिया तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट भी खत्म कंसेप्चुअली. उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स ही सॉल्व करने. सब मिला के कितने? 12-15 क्वेश्चन है. कुछ एग्जांपल्स हैं कितने टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट के? 15 है ना. 15 क्वेश्चन सिर्फ. उसमें मैंने करने सिर्फ 2, बाकी तो तुम ही करने वाले हो. तो इतना. लेट्स डिस्कस फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द डे. इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड हो गए. अब रहा डेप्रीसिएशन. मतलब मेरे टारगेट के हिसाब से ये वीकेंड तक के हम लोग खत्म कर लेंगे, आने वाले वीकेंड तक के फाइनल अकाउंट एंड द बेसिक अकाउंट. ऑलराइट. डेप्रीसिएशन. तुम अगर चाहोगे, मैं फाइनल अकाउंट खत्म कर लूंगा, अगर तुम चाहोगे तो मैं बीआरएस यहां पे रिवाइज करवा के दे दूंगा तुमको. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी. इफ यू वुड वांट इट लेटर ऑन वी कैन कवर दैट एज वेल. विल सी. अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग नेक्स्ट संडे को एक लेक्चर लेके 2 घंटे का कंटिन्यूस उसमें बीआरएस कर लेंगे वापस से. देयर इज नो प्रॉब्लम.
विल बी डूइंग मल्टीपल ऑफ द एग्जांपल्स ऑन दैट, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन, व्हाट इज दिस? इट इज बेसिकली अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तुमने जो असेट खरीदी है वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसलिए आपने उसका अमाउंट जो खर्च किया था वो पीएनएल अकाउंट को नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाया था, राइट। पर वही एसेट्स हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग ये असेट्स यूज कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, देयरफॉर द अमाउंट स्पेंट ऑन दैट टू द एक्सटेंट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर should be considered as expense, and that is called as depreciation. Why are we charging it? Because our assets are getting torn, wear and tear is there of the asset. और जब भी आपके assets का wear and tear होता है, आपके asset का usage होता है, आपके asset की efficiency कम होगी या नहीं? और क्योंकि assets की efficiency कम हो रही है, that's why we need to consider the expense in the form of depreciation. So whether we call that as depreciation or we call that as amortization, it is one and the same thing. Any transfer of a capital expenditure to the P&L account is called as amortization or depreciation. तो अब जब हम लोग depreciation चार्ज करने वाले हैं, उतनी अमाउंट से हमारे असेट की वैल्यू कम होगी, and at the same time depreciation is an indirect expense. So it will go to what? To the profit and loss account debit side. हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट, मतलब असेट की वैल्यू कम हो गई, एंड डेप्रीसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इज माय पॉइंट राइट? So suppose I've been given something like this. Furniture 1 lakh, building 25 lakh, vehicle 1, 10, 22. We are having the trial balance as on 31st March 23, rupees 8 lakh. Depreciation is to be provided at 5% per annum on building, 15% per annum on vehicles, and write off 10% on furniture. थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं. जब बिल्डिंग और फर्नीचर के लिए कहा, सॉरी व्हीकल के लिए कहा गया तो पर एनम वर्ड यूज किया गया. पर एनम मींस एनुअल. वेरएज जब फर्नीचर की बात की गई तो वहां कहा गया 10% ऑफ. वहां पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ. जब भी कहा जाता है राइट ऑफ अ पर्टिकुलर परसेंट, डू नॉट कैलकुलेट इट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. कि अगर मैंने फर्नीचर 6 महीने के लिए यूज किया होता तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन आता. अगर पर एनम वर्ड यूज हुआ होता तो. पर अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है तो टोटल वैल्यू का 10% डायरेक्टली कैलकुलेट होगा. करेक्ट? जहां तक बात है व्हीकल की, व्हीकल के केस में क्या कहा गया? 15% पर एनम. और व्हीकल कब परचेस किया गया? 1 अक्टूबर 22 को डेट दी गई है. मतलब व्हीकल इज यूज ड्यूरिंग द ईयर ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और नॉट. और क्योंकि सिर्फ 6 महीने के लिए यूज हुआ तो डिप्रिसिएशन भी
6 महीने का आएगा, पूरे साल का नहीं. इज माय पॉइंट राइट? ऑब्जर्व हाउ इट विल बी अपीयरिंग. आई प्रिपेयर अ फुल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट नाउ. This is my balance sheet का asset side. Outer amount column, inner amount column, balance sheet. Building कितना दिया गया? 25 लाख लेस depreciation at 5% per annum. That is 1,25,000. क्योंकि बिल्डिंग का डेट ऑफ परचेज नहीं दिया गया. अगर डेट ऑफ परचेज नहीं प्रोवाइडेड है, मतलब इट इज परचेज्ड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर इटसेल्फ. इट वाज हैविंग द ओपनिंग बैलेंस. इज इट पॉइंट राइट? So outer column 23,75,000. Correct? Then vehicle. Inner amount column 8 lakh. Less depreciation. At 15% per annum. कितना? 8 lakh का 15%, बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. पूरे साल का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 23. और असेट परचेज कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022. मतलब सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा. दैट कम्स टू 60,000. टोटल फुल ईयर का होता तो 1,20,000 आता है या नहीं? पर क्योंकि वो 6 महीने के लिए यूज हुआ तो सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा. तो आउटर अमाउंट कॉलम इट कम्स टू 7,40,000. और फर्नीचर इनर अमाउंट कॉलम 1 लाख लेस डिप्रिसिएशन. इवन दो फर्नीचर हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया होता तो भी हमने डायरेक्टली 10% माइनस कर दिया होता. क्यों? पर एनम वर्ड यूज नहीं है इसलिए. दैट इज 10,000. आउटर अमाउंट कॉलम 90,000. आपके असेट को डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका. अब डिप्रिसिएशन आपका खर्च है. दैट विल गो टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. तो इफ दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in my profit and loss account onto the debit side, outer amount column, inner amount column, profit and loss account to depreciation. क्योंकि मल्टीपल असेट्स हैं तो उनका डिप्रिसिएशन अलग अलग लिखने के बजाय वी कैन राइट इट कंबाइंड. कैसे? डिप्रिसिएशन के नीचे ही बिल्डिंग कितना डिप्रिसिएशन? 1,25,000. व्हीकल 60,000 एंड फर्नीचर कितना? 10,000. टोटल टू द आउटर अमाउंट कॉलम 1,95,000. Did you people understand the presentation? This is P&L account का debit side. So what have we done right now is we have completed majorly all the adjustments, excepting the adjustment related to debtors.
जिसमें आता है बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये 4 चीजें अब से बची हुई है जहां तक बात है फाइनल अकाउंट की। वंस वी फिनिश दैट, we'll directly be starting with the examples. All right, so that's it for the day. In tomorrow's lecture, again at 7:30 a.m. only, we'll be discussing the further part. Thank you.